वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका इंग्लिश की इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। वो है वर्ब्स। क्या होती हैं वर्ब्स और कितनी तरह की होती हैं वर्ब्स, हम तमाम को डिटेल से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आज के बाद वर्ब के किसी भी सेंटेंस में और वर्ब के किसी भी टाइप्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी आई गेस, क्योंकि आज हम वर्ब के तमाम टाइप्स को पढ़ लेंगे, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो, नॉन फाइनाइट, एक्शन, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मोडल वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब, और इसी तरीके से इर्रेगुलर वर्ब। हम एक एक से बारी बारी तमाम को डिटेल से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है तमाम तरह की वर्ब्स की किस्में और वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब्स होती क्या है। हिंदी में इसे आप क्रिया कहते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया, उर्दू में इसे फेल कहते हैं। देखिए, एक ऐसा वर्ड होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। एक्शन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है और स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। देखिए, एक्शन क्या होता है वो समझाऊंगा आपको, पोजीशन क्या होता है वो समझाएंगे, और इस तरीके से स्टेट ऑफ बीइंग। दोस्तों, एक्शन ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके अंदर कोई काम हुआ हो बॉडी के जरिए या दिमाग के जरिए। जैसे राजू वॉक्स इन द मॉर्निंग, ये वॉक्स एक्शन है जिसमें इंसान की बॉडी शामिल होती है। इस तरीके से पोजीशनल वर्ब क्या होता है, जैसे आप पोजीशन का मतलब होता है मिल्कियत जमाना, कब्जा रखना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 पेन्स, तो यहाँ पर हैव का जो मैंने इस्तेमाल किया इसे पोजीशनल वर्ब कहेंगे। ओके, आई हैव 3 पेन्स। इसी तरीके से इसमें रिलेशनल भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 5 ब्रदर्स, क्योंकि इंसान से ताल्लुक होता है, पोजीशन नहीं होता, लिहाजा ब्रदर और ह्यूमन बीइंग के ताल्लुक से ये पोजीशनल नहीं हो जाएगा बल्कि रिलेशनल वर्ब हो जाएगा। जैसे द किंग हैड 3 क्वींस, राजा के पास 3 कन्याएं थी। ओके, तो इसमें पोजीशन के अंदर हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और हैड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से रिलेशन के अंदर भी ऐसे होता है, हैज़, हैव और हैड। ओके, एक बार फिर से पोजीशन के एग्जाम्पल को मैं समझा, जैसे ही हैज़ 2 पेन्स, सिंगुलर के लिए हम हैज़ लगाएंगे, और आई हैव 2 पेन्स प्लूरल के लिए, क्योंकि यहाँ पेन है, पेन पर कब्जा जमा सकते हैं। इसी तरीके से पास्ट के अंदर हम कहेंगे ही हैड 3 पेन्स और आई हैड 3 पेन्स, ये तो हो गया पोजीशन। इसी तरीके से होता है रिलेशनल, जैसे आई हैव 5 ब्रदर, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, या वी हैड 5 ब्रदर्स। तो पोजीशनल रिलेशनल वर्ब आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है दोस्तों। स्टेट मतलब होती है हालत, अवस्था, और बीइंग मतलब होने, यानी होने की हालत। एक सेंटेंस आपको देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ज़हरा इज़ ए गुड गर्ल। देखिए, ज़हरा एक अच्छी लड़की है, तो अब कहने का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ की होने की हालत को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, यहाँ मेरे बीमार होने की हालत को बताया जा रहा है। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर होने की हालत को बताई जाती है तो उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। ओके, तो वर्ब्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है। इसके अंदर एक्शन से बहस हो सकती है, पोजीशन से बहस होती है और स्टेट ऑफ बीइंग से बहस हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो इंग्लिश के अंदर बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो 6 तरीके से होती हैं, जिसे हम V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं और V6 कहते हैं। जो वर्ब चेंजेस होती हैं ये चेंजिंग के एतबार से वर्ब है। देखिए, जैसे आपने सुना होगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, मैंने एग्जाम्पल लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है, आप देखेंगे। तो ये चेंजिंग के एतबार से, बाकी टाइप्स ऑफ वर्ब के एतबार से मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लीजिए। तो V1 को कहते हैं बेस फॉर्म। ओके, जो एक्शन वर्ब चेंज होते हैं वो उसका पहला V1 इसे बेस फॉर्म कहते हैं, दूसरे को पास्ट टेंस कहते हैं, तीसरे को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, चौथे को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, पांचवें को सिंगुलर फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, और छठे को इन्फिनेटिव कहते हैं। देखिए, मसलन आप पढ़े होंगे वर्ब के अंदर जो एक्शन वर्ब होता है वो सेंटेंस के एतबार से टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ओके, जैसे ही वेंट,
आई वेंट, ही गोज, आई एम गोइंग। तो इन तमाम तरह के जो वर्ब होते हैं उसका नाम क्या है, आज मैंने उसी को बताया है। ठीक है, तो जो V1 होता है जिसे बेस फॉर्म होता है उसे हम गो कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से V2 वेंट चेंज हो जाता है, V3 गॉन, V4 गोइंग, V5 गोज, V6 टू गो। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो V4 है ये हमेशा ING के साथ होगा, ये चाहे वो प्लेइंग, गोइंग, रनिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, वॉचिंग, टीचिंग। ओके, और इस तरीके से V5 S या ES के साथ होगा। ठीक है, जैसे गोज, वॉच, वॉचेज, ठीक है, टीचर्स, इस तरीके से जैसे। और V6 जो होता है हमेशा टू के साथ होता है, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो V1 बेस फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 सिंगुलर फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट की अफर्मेटिव में होता है। और इस तरीके से V6 जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये चेंजिंग के एतबार से मैंने आपको वर्ब की 6 किस्में बताई। इसका नाम आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंगुलर फॉर्म, इन्फिनेटिव। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आगे आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्ले से प्लेड कैसे हो गया, ईटन कैसे हो गया, ईट से, फिर वॉन्ट्स कैसे हो गया, टू प्ले कैसे हो गया। इस तरीके से तमाम चीज़ें जो आप पढ़ेंगे वो हमेशा सेंटेंस के एतबार से चेंज होती है। जब आपने टेंस पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमेशा देखे होंगे V1, V2, V3, V4 हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चेंजिंग के एतबार से बेसिक फॉर्म्स होते हैं वर्ब की। आगे चलते हैं। अब जो असल टाइप्स ऑफ वर्ब होती है उसे हम डिटेल में देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखिए, एक होता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मोरल वर्ब। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पहले बता दूं कि ये दोनों मैंने एक सेपरेट लेक्चर के अंदर किया है। इस लेक्चर के अंदर मैंने बयान किया है, आप उसको तफसील से देख सकते हैं। ओके, तो ये जो है मैं आज बताऊंगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब से निकले हुए ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और इन दोनों को मैंने सेपरेट लेक्चर में कर दिया, लिहाजा मैं उसको नहीं बताऊंगा। आज मैं इन तमाम 6 को मैंने आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके फाइनाइट वर्ब को। देखिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती हैं। देखिए आपने सब्जेक्ट, पहले मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई जो सेंटेंस के अंदर जो काम करता है, पर्सन हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप डूअर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ही, शी, इट, एनीवन, नेम, आई, यू, वी, दे, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं, यू, तुम, ये भी सब्जेक्ट होते हैं। या कोई चीज़ भी सब्जेक्ट हो सकती है, जैसे फैन, वर्क्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर काम करता है। तो कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार, टेंस जो आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे तो उस टेंस के अनुसार जो बदलता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। देखिए अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, खालिद वेंट टू स्कूल। अब देखिएगा यहाँ पे वेंट जो आया है ना, ये टेंस की वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, इसलिए मैंने वेंट लिखा है। ओके, अब यहाँ देखिए फौरन चेंज हो गया, प्लेज हो गया है। हालांकि प्लेड होना चाहिए अगर कोई चेंजिंग नहीं होती तो, लेकिन चेंजिंग हो गया क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब्स है। और नासिर प्लेज हॉकी। देखिए कहने का मतलब ये कि ये प्लेज आया है वो सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव है, और हमने जाना है कि सिंपल प्रेजेंट की अफर्मेटिव सिंगुलर के साथ हम एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो नासिर प्लेज हॉकी, नासिर हॉकी खेलता है। खालिद वेंट टू स्कूल, खालिद स्कूल गया या गया था। आगे देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पर प्लेइंग वर्ड आ गया, चेंज हुआ ना, वेंट, प्लेज, प्लेइंग। तो यहाँ पे V2 इस्तेमाल किया गया, यहाँ V5 इस्तेमाल किया गया, ये यहाँ भी V4, इसे कहते हैं पास्ट फॉर्म। यहाँ इस्तेमाल किया गया सिंगुलर फॉर्म, और यहाँ जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से इज यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल किया गया। देखिए तो जो भी सब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ गया। अब यहाँ पे इज, अगर यहीं पे यू होता तो होता यहाँ पे यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। आई होता तो आई एम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। यहाँ पे ही है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार जो चेंज होता है या टेंस के अनुसार जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। देखिए जो चेंजिंग आती है किसी भी अनुसार उसे हम कहते हैं, वर्ब के अंदर जो चेंजिंग आती है, वर्ब के अंदर जो चेंजिंग आती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। आई गेस कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ए वर्ब फॉर्म दैट ऑलवेज गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, टेंस एंड मूड एस्पेक्ट्स। जब भी कोई सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरीके का सेंटेंस होता है जिसके अंदर वर्ब्स आते हैं,
ठीक है, इस तरीके से टेंस आ जाता है और वो वर्ब अपनी शक्ल बदल लेती है, जैसे कि हमने इन तमाम सूत्रों के अंदर देखा। तो इसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। आगे चलते हैं, अगला है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार ना चेंज होते हों, वो हर सूरत के अंदर एक ही रहता हो। ओके, अब गौर कीजिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं। इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, वैसे मैंने आपको बताया है, फिर भी बताऊंगा इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो चेंज ना होता, जो किसी के भी अनुसार, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सेंटेंस के अंदर, उसका स्थिति वही रहता हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिए, अजद वेंट अब्रोड टू प्ले। अब याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी टेंस ले आइए या कोई भी पर्सन लेके आए, यहाँ टू प्ले ही रहेगा। जैसे आई वॉन्ट टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, शी वॉन्टेड टू गो। तो देखिए टू गो ही रहा, टू प्ले ही रहा। इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, जो कि मैंने आपको बताया था V6 होता है। पिछले स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव होता है, ये देखिए। ओके, देखिए इसके अंदर टू का इस्तेमाल होता है। तो यहां आपने देखा किस तरीके से मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो जो चेंज, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ, किसी के अनुसार कोई चेंजिंग, चाहे वहां पर फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, प्लूरल आ जाए, सिंगुलर आ जाए, कोई भी आ जाए, इट विल नेवर गेट चेंज। ओके, अब यहाँ देखिए दूसरे सेंटेंस के अंदर, ये भी नॉन फाइनाइट है। यहाँ देखिए, प्लेइंग क्रिकेट इज ओनली जॉब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए याद रखिएगा, हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया, आई प्ले के साथ आईएनजी। ओके, तो प्ले के साथ आईएनजी जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, क्रिकेट खेलना उसका सिर्फ उसका वही जॉब है। ठीक है, आई हैव अ ब्रोकन बैट। देखिए अब सब्जेक्ट कैसा भी आ जाए, यहाँ पे ब्रोकन ही रहे, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, ये जीरंड इस्तेमाल किया गया। टहलना एक अच्छी आदत है, मतलब अच्छी आदत है, याद रखें। तो वॉकिंग यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, वॉकिंग इज गुड हैबिट। ठीक है, टॉकिंग इज गुड हैबिट, फॉर हिम, फॉर देम, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये वॉकिंग ही रहेगा, प्लेइंग ही रहेगा, टू प्ले ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो सब्जेक्ट टेंस के एतबार से चेंज ना होता हो, जैसा कि हमने इन तमाम सेंटेंस के अंदर देखा। ये सिंपल पास्ट का चेंज है, सेंटेंस है, असजद वेंट अब्रोड टू प्ले। तो यहाँ पे असजद की जगह कोई भी हो, असजद एंड खालिद, प्लूरल भी लेके आइए, वेंट अब्रोड टू प्ले ही रहेगा। तो जो चेंज ना होता हो टेंस और नंबर और पर्सन के एतबार से उसे हम कहते हैं फाइनाइट। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट क्या क्या बनता है। नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। देखिए इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया जिसके अंदर टू के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे टू राइट ही रहेगा। आई वॉन्ट टू राइट, शी वॉन्ट्स टू राइट, ही वॉन्टेड टू राइट। ठीक है, आई एम लुकिंग टू राइट, तो टू राइट ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, टेंस कैसा भी हो। ठीक है, टू डांस, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। एक होता है जीरंड, जो ये इस वाले सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया, वॉकिंग वाले सेंटेंस, वॉकिंग। ठीक है, जैसे एक जीरंड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सेइंग इज इजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट। सेइंग इज इजी बट डूइंग, तो सेइंग हमेशा सेइंग रहेगा, इट विल नॉट गेट चेंज, क्योंकि ये जीरंड है। तो जीरंड भी चूंकि नॉन फाइनाइट होता है, इसलिए ये भी चेंज नहीं होते। जैसे राइटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, इसके अंदर भी आईएनजी का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल की दो किस्में हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके अंदर आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राइटिंग, प्लेइंग, डांसिंग। और इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल, जैसे रिटन, ब्रोकन, इटीसी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ पास्ट पार्टिसिपल का, आई हैव अ ब्रोकन विंडो, आई हैव अ ब्रोकन मोबाइल। ठीक है, आई सॉ ए डेड मैन। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो पास्ट पार्टिसिपल V3 के साथ आया वो सब्जेक्ट और टेंस के एतबार से चेंज नहीं होता है। तो आप याद रखें कि नॉन फाइनाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, ठीक है, पार्टिसिपल हो सकता है। और पार्टिसिपल के अंदर दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी के साथ होता है, जिसे हम V4 कहते हैं, और मैंने आपको इसको पिछली स्लाइड में अच्छी तरीके से समझाया। और ये पास्ट पार्टिसिपल हमेशा V3 रहता है। ओके, तो ये भी बनते हैं क्या है, नॉन फाइनाइट। आई गेस कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट,
अगला जो हमारा वर्ब है वो एक्शन वर्ब है। देखिए दोस्तों, एक्शन वर्ब क्या होता है? आप कहते हैं इंडिकेट्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म समथिंग। देखिए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो जब कुछ करता है, जैसे आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, तो जब वो कोई काम करता है समथिंग, उसे हम कहते हैं एक्शन। अब एक्शन वर्ब बॉडी से भी हो सकता है, दिमाग से भी हो सकता है। अब देखिए एक्शन वर्ब सुनना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, रीडर भी हो सकता है, इमोशन भी, कुछ भी हो सकता है, जैसे आई फील, आई सेंस, आई थिंक, आई टॉक, आई लिसन। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक्शन सोने को भी कहते हैं, पढ़ने को भी कहते हैं, खेलने को भी कहते हैं, सोने को भी कहते हैं, टहलने को भी कहते हैं, वक्त ज़ाय करने को भी कहते हैं। मतलब दिस इज एक्शन, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं। बट अब जब एक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर दो तरह की इंपॉर्टेंट एक्शन आती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन तो आपने समझ लिया, लेकिन ये चीज़ आपको आज समझना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी आपको न्यूज़पेपर की चीज़ें और जब आप चेंज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये कैसी चीज़ें आपको समझ में आएंगी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए हम ट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके अंदर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। बगैर सेंटेंस में वो वर्ब बगैर ऑब्जेक्ट के अपना काम मुकम्मल ना कर सके। ऐसा वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपना काम, अपनी बात मुकम्मल ना कर सके, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए इसको याद रखिएगा, ट्रांजिटिव, कभी आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया है? तो जब आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया तो आपका पैसा निकलता है, तो ट्रांजिटिव समझ लीजिए कि खींचने वाला, यानी जो ऑब्जेक्ट को खींचता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। देखिए, मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स समथिंग समवन टू बी एक्टेड अपॉन। ये वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो बगैर सेंटेंस के मुकम्मल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर जवाब की मतलब उत्सुकता रहती है। जैसे मैं आपसे पूछूं मैंने खा लिया, तो ये सवाल आपके जहन के अंदर होगा क्या खा लिया, मैंने देख लिया, क्या देख लिया। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं वो ऑब्जेक्ट तलाश करते ही करते हैं और जिसके बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैंने एक आम खा लिया, मैं एक आम खाता हूँ। ओके, जैसे शी एट 2 मैंगोस, उसने 2 आम खाया। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट वर्ब के बाद फौरन कोई ऑब्जेक्ट आ जाए उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और एक बात याद रखिए, मैं आज इसका एक बहुत अच्छा फंडा बताने वाला हूँ आपको, देखिएगा। अब यहाँ देखिए, आई पेंटेड द कार। अब यहाँ देखिए आपने वर्ब के बाद फौरन ऑब्जेक्ट आ गया, मैंने कार को पेंट किया। अब यहाँ देखिए, द वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात, अगर मैं कहूँ आई पेंटेड, मैंने पेंट कर लिया, तो आप पूछेंगे ना क्या पेंट कर लिया भाई? कार पेंट कर लिया, घर पेंट कर लिया, दरवाज़ा पेंट कर लिया। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट दैट यू हैव पेंटेड? वो कौन सी चीज़ है जिसको आपने पेंट किया? तो ऐसी सूरत के अंदर वो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तलाश करता रहेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस वर्ब के अंदर एक डिमांड है, ठीक है। और जब तक मैं कार नहीं बोलूँ, डोर नहीं बोलूँ, हाउस नहीं बोलूँ, तब तक मेरा सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीटेड। शी इज़ रीडिंग, अब मैं कहूँ वो पढ़ रही है, तो आप पूछेंगे ना व्हाट शी इज़ रीडिंग? शी इज़ रीडिंग कुरान, शी इज़ रीडिंग बुक, शी इज़ रीडिंग होली बुक्स, वॉट एवर शी इज़ रीडिंग। वो क्या पढ़ रही है? वो किताब पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो दिस रीडिंग डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर। वो कुछ भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है। तो ये देखिए, द वर्ब रीड्स आस्क व्हाट, क्या पढ़ रही है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपना काम ना कंप्लीट कर सके उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। देखिए, ट्रांजिटिव को याद रखिए, खींचने वाला, जो हमेशा ऑब्जेक्ट खींचता हो, जो हमेशा ऑब्जेक्ट तलाश करता हो। मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपना माना कंप्लीट ना कर सके। अब एक चीज़ याद रखिए, जो मैं ट्रिक आपको देने वाला हूँ, जब भी आपको समझना हो कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, तो उसे आप उसको एक पैमाने पर अमल कराएंगे, एक पैमाने पर उसको तौलिएगा। वो पैमाना क्या है? वो पैमाना ये है कि वो व्हाट के लिए सेंस में इस्तेमाल होता है कि नहीं, ठीक है। मसलन मैं आपसे कोई आपसे कहे मैंने खा लिया, तो देखिए उस सेंटेंस को आप व्हाट से पूछ सकते हैं कि नहीं। जैसे आपने क्या खा लिया, और वाज़ेह रहे कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट, वाई नहीं, हाउ नहीं, दूसरे सवाल पूछने वाले वर्ड्स नहीं, दूसरे इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं पूछ, सिर्फ और सिर्फ व्हाट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि मैंने देख लिया, तो यह क्या आप गौर करेंगे पहले, क्या ये जुमला व्हाट को रिक्वायर करता है
क्या ये सवाल बन सकता है कि आपने क्या देख लिया? मैंने कहा पढ़ लिया, तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ लिया। अगर उस सेंटेंस के अंदर क्या पॉसिबल लग रहा है, क्या सुटेबल लग रहा है, विच मीन्स, और उसके बाद कोई जवाब आ सकता है किसी नाउन या किसी भी चीज़ सूरत के अंदर, तो वो वर्ब बनेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक बार फिर से एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे मैंने पढ़ लिया, तो आप पूछेंगे ना क्या पढ़ लिया, ये क्या बताएगा मेरा कि कोई जवाब आने वाला है। लेकिन एक ऐसा वर्ड मैं आपको बोलूँगा जिसके अंदर मैंने अगर आपसे क्या पूछ लिया तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंट्रांजिटिव क्या होता है? इस पर कोई एक्शन वाला हिसाब किताब होता ही नहीं है। जिस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है, ओके, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है, जैसे उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, याद रहे, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब को क्या होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचानने के लिए आपके पास एक सेंस होना चाहिए। वो कौन सा सेंस? वो पैमाना आपके पास क्या है? वो पैमाना है व्हाट वाला। देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा। शी स्माइल्ड, क्या हम ये पूछ सकते हैं? किसी ने कहा शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, तो क्या ये सवाल बन सकता है कि उसने क्या मुस्कुराया? ये सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं आ सकता। जैसे मैं पूछूं मैंने सो लिया, तो क्या आप ये पूछ सकते हैं आपने क्या सोया? मैं गया, तो क्या आप ये पूछ सकते हैं कि मैं क्या गया? इससे पता चला कि स्माइल, स्लीप, गो, दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सब के सब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बगैर ऑब्जेक्ट के अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। इसे अरबिक में कहते हैं फेले लाजिम को मफऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि फेले मुताद्दी को मफऊल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। अब देखिए, द वर्ड स्माइल एक्शन कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात इसका कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 6 बजे उठता हूँ, तो क्या आप ये पूछ सकते हैं आप क्या 6 बजे उठते हैं? ये सवाल ही, नो ऑब्जेक्ट्स नीडेड, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे पता चला कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, इंट्रांजिटिव वर्ब जिससे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़े। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है लिंकिंग वर्ब। देखिए दोस्त, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब ऑल अबाउट? देखिए, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के अंदर बहुत बुनियादी फर्क है, याद रखिएगा। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जब सेंटेंस के अंदर कुछ खास किस्म के वर्ब्स आते हैं और उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्मेंस नहीं होता। उसके बाद या तो कोई अब एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन होगा। ओके, A linking verb is a word which links to the subject of a clause and complement, जैसे be हो सकता है, seem हो सकता है, and become हो सकता है। मैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ खास किस्म के वर्ब लिखे हैं। अब याद रखिएगा, अगर इन वर्ब्स के बाद अगर कोई एक्शन इस्तेमाल किया गया है तो वो एक्शन वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ आई गो स्लोली, मैं धीरे जाता हूँ, तो याद रखिए अगर इसके बाद होगा तो कोई हमेशा यहाँ पे एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, एक्शन वर्ब के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ लिखा है एडवर्ब, तो एडवर्ब जरूर हुआ। जैसे मैं कहता हूँ आई गो स्लोली, अगर उसके बाद कोई एडवर्ब है, खासतौर से एडवर्ब ऑफ मैनर, तो वो एक्शन वर्ब कहलाएगा। लेकिन इसी गो को मैं चेंज करके एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ जिसमें मैं एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे He went mad। तो ये जो गो होता है ना, जब बिकम या बी के माने में होता है तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, या उसका एक सेंस इक्वल के सेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ही वेंट मैड, वो पागल हो गया, तो एक तो बी के माने में हो गया वो, यहाँ आपने देखा। दूसरा वो इक्वल के सेंस के अंदर होगा, कैसे? ही इज इक्वल टू द मैड। ओके, तो लिंकिंग वर्ब के अंदर आपको यही याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर हो सकता है कम, यानी सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे माई ड्रीम केम ट्रू, देखिए माई ड्रीम केम, अब केम तो वर्ब है लेकिन उसके बाद में क्या लेके आया? ट्रू, तो इसका मतलब ये केम क्या बन गए? लिंकिंग वर्ब बन गया। लेकिन
आई केम टू पटना, मैं पटना आया। आई केम फ्रॉम पटना, मैं पटना से आया। तो ऐसी सूरत के अंदर ये केम जो होगा वो एक्शन वर्ब होगा, याद रखिएगा। बुनियादी फर्क ये है कि अगर इसके बाद कोई काम परफॉर्म किया गया इन एक्शंस के बाद तो आप फौरन समझेंगे कि ये एक्शन वर्ब है। अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव है तो ऐसी सूरत के अंदर आप इसे लिंकिंग वर्ब समझेंगे। मैं एक और एग्जांपल दे दिया, जैसे ही सीम्स मैड। देखिए मैंने इसके अंदर सीम्स का इस्तेमाल होता है ना, ही सीम्स मैड, वो क्या होता है, वो पागल की तरह दिखता है, याद रखिएगा। इट साउंड्स गुड, देखिए क्या इस्तेमाल किया मैंने, एडजेक्टिव। ही रिमेन साइलेंट, साइलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इट टर्न ब्लू, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन तमाम वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन आ गया तो आप उसे समझेंगे लिंकिंग वर्ब विच विल बी इज द इक्वल ऑफ मीनिंग ऑफ इक्वल या बी, जो कि किसके माने में होगा, इक्वल के माने में होगा या बी के माने में होगा, जिसका माना होगा हो गया। जैसे माई ड्रीम केम ट्रू, मेरा ख्वाब सच हो गया, याद रखिएगा। कम जो है बी के माने में होगा। इस तरीके से गो भी है बी के माने में होगा। जैसे ही वेंट रॉन्ग, वो गलत हो गया। ही वेंट मैड, वो पागल हो गया। तो जब भी कोई भी लिंकिंग वर्ब इक्वल या बी के माने में होता है और उसके बाद नाउन हो जाता है तो वो हमेशा लिंकिंग वर्ब कहलाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसी तरीके से याद रखिएगा कि उसके बाद कोई एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ यू लुक नाइस, यू लुक नाइस। अब देखिए यू लुक नाइस का मतलब तुम अच्छे दिखते हो, याद रखिएगा। तो लुक के बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया, नाइस, यानी मतलब एडजेक्टिव। और उसके बाद मैं एडवर्ब इस्तेमाल करूँ, जैसे यू लुक नाइसली, तुम अच्छे से देखते हो, तो ये फॉरन एक्शन वर्ब बन जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू। तो इसके बाद अगर कोई एडवर्ब आ गया है तो ये एक्शन वर्ब बन जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आ गया तो ये लिंकिंग वर्ब बनेगा। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। है हमारा रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। ये बहुत आसान है। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स चेंज होते हैं वर्ब के, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो खास तौर से पास्ट फॉर्म यानी कि V2 के अंदर और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर जो D या ED से चेंज होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। यानी कि इसकी जो चीज़ जिसका V2 D या ED हो उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे लर्न, कॉल, टॉक। तो लर्न का V2 होता है लर्न, V3 होता है लर्न। इस तरीके से कॉल का होता है कॉल्ड, V3 होता है कॉल्ड। टॉक का टॉक्ड, टॉक्ड, V3। इस तरीके से आप तमाम वर्ब को जमा कीजिए जिसका V2 V3 दोनों इक्वल हो और D और ED के साथ हो, याद रखिएगा D और ED के साथ, उसे हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर, ये मान वर्ड से ही दिख रहा होगा आपको। इर्रेगुलर का मतलब होता है जो रेगुलर ना हो, पाबंद ना हो, जो इसके अंदर किसी भी तरह की चेंजिंग आ सकती हो या चेंजिंग ना हो, बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गो से वेंट हो गया, फिर V3 गॉन हो गया, ईट से एट हो गया, ईटिन हो गया, कोई फॉर्म ही नहीं पता चल रहा है। कम से केम हो गया, फिर कम हो गया। और इधर देखिए कट कट कट, तीनों सूरत के अंदर जहाँ कोई चीज़ अपनी हालत से बदल जाए या सेम ही रहे तो उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर। लेकिन जहाँ D और ED का मसला हो, ठीक है, वो आप कहेंगे उसे, जैसे प्लेड, 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 ठीक है, तो उसे आप कहेंगे जहाँ D जिसके V2 और V3 के अंदर D या ED आ जाए उसे आप कहेंगे रेगुलर वर्ब। और जहाँ इस पैटर्न से हट जाए उसे हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो आज की पूरी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।